बिहार की राजनीति में लालू यादव का उदय होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। विद्यार्थी राजनीति के बाद लालू यादव लगातार अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। 90 के दशक में लालू यादव जनता पार्टी के कई बड़े किरदारों के चहेते बन गए। इनमें से चौधरी देवीलाल भी एक थे। चौधरी देवीलाल तब उप प्रधानमंत्री थे और पद के लिहाज से वे सरकार में दूसरे नंबर पर थे। खैर, लालू यादव के बिहार का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प घटना है। साल 1989 तक लालू यादव बिहार में विपक्ष के नेता रहे। 1989 के अंत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने विपक्ष के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देकर लालू यादव छपरा से सांसद बनने में कामयाब हो गए। 4 महीने बाद ही मार्च 1990 में बिहार विधानसभा के चुनाव थे। ऐसे में लालू यादव के लोकसभा का चुनाव लड़े पर सब हैरान थे। संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि लालू यादव को यह अच्छे से मालूम था कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी दूर है। उस अवधि के दौरान कई दुर्घटनाएं बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, कई वफादारियां बदल सकती हैं। लालू यह भी जानते थे कि क्या गारंटी थी कि जनता पार्टी में शामिल वे लोग उन्हें सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि वे विपक्ष के नेता हैं। खैर, मार्च 1990 में चुनाव हुए। जनता दल ने अपने बलबूते पर ही 324 में से 132 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जनता दल के साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। ऐसे में एक अच्छा बहुमत गठबंधन के पास था। फिर लालू भागे भागे पटना पहुँचे और सीएम की रेस में शामिल हो गए। सत्ता के लिए असली लड़ाई परिणाम घोषित होने के बाद ही आरंभ हुई। लालू को लग रहा था कि वे विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के विश्वास पात्र भी, इसलिए सीएम का पद उन्हें थाली में परोस कर दे दिया जाएगा। पर ऐसा था नहीं। मांडा के राजा यानी वीपी इंक्षसा अब लालू के साथ नहीं थे। वे एक दलित नेता को बिहार की कमान सौंपना चाहते थे। वीपी इंक्षसा की दलील थी कि लालू तो बिहार विधानसभा के सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वीपी इंक्षसा की पसंद थे रामसुंदर दास। दास इससे पहले भी साल 1979 से 80 के बीच मुख्यमंत्री रह चुके थे। राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण इंक्षसा के बेटे अजीत इंक्षसा ने भी वीपी का समर्थन किया। ऐसे में वीपी इंक्षसा ने रामसुंदर दास को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अजीत इंक्षसा को पटना भेज दिया। रामसुंदर दास की टीम को मजबूत करने के लिए जॉर्ज फर्नांडीस और सुरेंद्र मोहन को भी पटना भेजा गया। पर उधर लालू यादव आलाकमान के फरमानों को सुनने के मूड में नहीं थे। लालू जनता दल की गुटबाजी का सहारा लेकर एक गहरी चाल चल चुके थे। उन्होंने विधायक दल का नेता चुनने के लिए चुनाव कराने की मांग कर दी। उन्हें चौधरी देवीलाल का समर्थन मिल रहा था। बुजुर्ग जाट ने 2 यादवों शरद और मुलायम सिंह को संकटग्रस्त तीसरे के समर्थन का प्रचार करने भेजा दिया। इधर लालू ने इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए खुद एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चंद्रशेखर से भी मदद मांगी। वही चंद्रशेखर जिसका विरोध लालू करते आए थे। पर लालू ने विरोध करते हुए भी निजी रिश्ते बनाए रखने की नीति अपनाई थी, जिसका फायदा मिला। चंद्रशेखर को मनाने के लिए लालू ने उनके दर पर जाकर कहा, यह राजा हमारी संभावनाओं को खत्म करने पर तुला हुआ है। उन्होंने लगभग एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत की, कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। वीपी सिंह के धुरविरोधी चंद्रशेखर ने लालू को आश्वासन दे दिया। जिस दिन नेता के चुनाव के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक थी, वहां अचानक मुख्यमंत्री पद के 2 के बजाय 3 दावेदार प्रकट हो गए। रघुनाथ झा चंद्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में दौड़ में शामिल हो गए थे। निस्संदेह वे मुख्यमंत्री पद के गंभीर उम्मीदवार नहीं थे। वे वहां सिर्फ विधायक दल के वोटों का विभाजन करने आए थे, ताकि लालू यादव को फायदा हो जाए। लालू यादव ने विरोधी वोटों को बांटने की इसी रणनीति के सहारे आगे भी बिहार पर राज किया। रघुनाथ झा को अपने मिशन में अच्छी सफलता मिली। वोट जाति के आधार पर विभाजित हो गए। हरिजनों ने रामसुंदर दास के लिए वोट किया।
सवर्णों ने रघुनाथ झा का साथ दिया। लालू मामूली अंतर से जीत गए। उन्हें पिछड़ी जाति के अधिकांश वोट मिल गए, लेकिन अभी तो और नाटक होने बाकी था। विधायक दल में लालू यादव की चतुराई से तिलमिलाए अजीत सिंह ने उन पर जवाबी हमले की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वे चुनाव में लालू यादव को हराने में असफल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की राह में वे अभी भी उनका पसीना बहा सकते थे। वे चुपचाप बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास गए, जो लगदल से जुड़े रहे थे। अजीत सिंह ने राज्यपाल को लालू यादव के चुनाव पर केंद्र की स्वीकृति की मुहर लगने तक शपथ ग्रहण समारोह स्थगित रखने के लिए तैयार कर लिया। यूनुस सलीम के लिए अजीत सिंह की बात ठुकराना मुश्किल था। वे अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व के समय लोक दल के उपाध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा अजीत सिंह देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से अधिकार प्राप्त करके बात कर रहे थे। वे दुविधा में थे। एक और लालू यादव थे, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधिवत निर्वाचित नेता। लालू शपथ दिलाने के लिए उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। राज्यपाल ने बीच का आसान रास्ता निकाला और दिल्ली की उड़ान भरने का निर्णय ले लिया। लालू यादव को किसी प्रकार राज्यपाल की योजना की हवा लग गई और वे उनके पीछे हवाई अड्डे तक गए। रास्ते भर वे ड्राइवर को एक्सेलरेटर दबाने के लिए बोलते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे। इस गवर्नर को राइट, सही और रॉन्ग, गलत और ड्यूटी, कर्तव्य समझाना पड़ेगा। इलेक्टेड, निर्वाचित आदमी का ओथ शपथ ग्रहण कैसे नहीं करा रहा है। लेकिन जब तक उनका काफिला हवाई अड्डे पहुंचा, राज्यपाल का विमान उड़ चुका था। लालू यादव बहुत गुस्से में थे। घर पर आते ही लालू ने देवीलाल को फोन किया, जो केंद्र सरकार में नंबर 2 थे। क्या चौधरी साहिब, ये आपके राज में क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं। और गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर ओथ से पहले ही भाग गया। देवीलाल का भी यूनुस सलीम के साथ लोक दल के समय से लंबा संबंध रहा था। सलीम राजनीति में उनसे बहुत कनिष्ठ थे। वे यह सुनकर भड़क गए। उन्होंने दिल्ली में बिहार के राज्यपाल से संपर्क किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पटना लौट जाएं और लालू यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। लालू यादव ने पटना के विशाल गांधी मैदान में शपथ ली, जहां जेपी की मूर्ति के पास हर आंदोलन से पहले प्रेरणा लेते पहुंचते थे।